नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राव लगातार 8 बार चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी में 50 साल से ज्यादा समय गुजारने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। राव को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वे भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या होने के बाद नरसिम्हा राव ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में देश को चलाया। यह राव की काबिलियत ही थी कि भारत को आर्थिक तौर पर दिवालिया होने से पहले ही बचा लिया, जबकि उनकी सरकार अल्पमत की सरकार थी। आइए उस कहानी को समझते हैं जिसकी वजह से आज भी वो देश में आर्थिक विकास के नायक हैं। 20 जून 1991 की शाम कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलते हैं और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट देते हैं। इस नोट में बताया गया था कि किन कामों को प्रधानमंत्री को तुरंत तवज्जो देनी चाहिए। जब राव ने वो नोट पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी पहली टिप्पणी थी, क्या भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब है? नरेश चंद्रा का जवाब था, नहीं सर, वास्तव में इससे भी ज्यादा खराब है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ये थी कि वो अगस्त 1990 आते आते सिर्फ 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रह गया। जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत के पास 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची हुई थी। इसका प्रमुख कारण था 1990 के खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 3 गुनी वृद्धि। इसके अलावा कुवैत पर इराक के हमले की वजह से भारत को अपने हजारों मजदूरों को वापस लाना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि उनके द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पूरी तरह से रुक गई। ऊपर से भारत में राजनीतिक अस्थिरता और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उभरा जन आक्रोश इकोनॉमी को डुबाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। उसी समय अनिवासी भारतीयों ने भारतीय बैंकों से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इसके अलावा भारत द्वारा 80 के दशक में लिए गए अल्पकालीन ऋण की ब्याज दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगस्त 1991 तक इन्फ्लेशन भी बढ़कर 16.7% हो गई। नरसिम्हा राव ने अपने दोस्त इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर को इशारा किया कि वो अपने मंत्रिमंडल में एक पेशेवर अर्थशास्त्री को बतौर वित्त मंत्री लेना चाहते हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम लिए। आईजी पटेल के इनकार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि मैं आपको काम करने की पूरी आजादी दूंगा। अगर हमारी नीतियां सफल होती हैं तो हम सब उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर हम असफल होंगे तो आपको जाना पड़ेगा। नरसिम्हा राव के सामने पहली चुनौती आई रुपए के अवमूल्यन की। अवमूल्यन का मतलब है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर नीचे की ओर समायोजित करना। नरसिम्हा राव का संबंध उस पीढ़ी से था जो यकीन रखती थी कि 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया रुपए का अवमूल्यन भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया था। उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि उसके 25 साल बाद ही उन्हें भी इसी तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी नजर में राव की अल्पमत सरकार को इतना बड़ा निर्णय लेने का कोई हक नहीं था। राव की सरकार अल्पमत में थी, बावजूद इसके 1 जुलाई 1991 को रुपए का पहला अवमूल्यन कर दिया गया। राव के प्रधानमंत्री बनने के 2 सप्ताह बाद 21 टन सोने को लंदन पहुंचाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया गया और इसके बदले में नरसिम्हा राव सरकार को जो डॉलर मिले उसकी वजह से भारत को उसके द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान में देरी की अनुमति मिल गई। यह एक मामूली राहत की बात थी।
लेकिन आर्थिक सुधारों की असली कहानी तो अब 23 दिनों के बाद शुरू होने वाली थी। 24 जुलाई 1991 को दिल्ली में भयानक गर्मी थी। दोपहर 12:50 पर मनमोहन सिंह के बजट पेश करने से 4 घंटे पहले उद्योग राज्य मंत्री पीजे कुरियन ने वक्तव्य दिया, अब से सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग का नियम समाप्त किया जाता है। सिर्फ 18 उद्योगों में लाइसेंसिंग का नियम जारी रहेगा। मतलब उद्योग अब बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगे। दूसरा बदलाव था बड़ी कंपनियों के प्रति एकाधिकार विरोधी प्रतिबंधों को आसान बनाना। और तीसरा क्रांतिकारी बदलाव था 24 उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% करना। संजय बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखा है, नेहरू और इंदिरा के प्रति सम्मान प्रकट करने और भारत के औद्योगिकरण में उनके योगदान को याद करने के बाद नरसिम्हा राव ने एक झटके में समाजवाद के नाम पर खड़ी औद्योगिक नीति को इतिहास का एक हिस्सा बना दिया। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो राजीव गांधी के आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान उस परिवार का बार बार नाम लिया जिसकी नीतियों और विचारधारा को वो अपने बजट के माध्यम से एक सिरे से पलट रहे थे। मनमोहन सिंह ने अपने बजट में न सिर्फ खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% तक कम किया, बल्कि चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। मतलब सरकार के इनकम को बढ़ा दिया उन्होंने अपने भाषण का अंत विक्टर ह्यूगो की मशहूर पंक्ति से किया। ये पंक्ति थी, उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ पहुंचा हो। दुनिया में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होगा, ये ऐसा ही एक विचार है। पूरी दुनिया ये साफ तौर पर सुन ले कि भारत जाग चुका है। वी शैल प्रिवेल एंड वी शैल ओवरकम। इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बजटीय घाटे को जीडीपी के 8.4% से घटाकर 5.9% पर लाया गया। बजटीय घाटे को करीब 2.5% कम करने का मतलब था सरकारी खर्चों में बेइंतहा कमी करना। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। एक दिन में ही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर लाइसेंस राज के 3 स्तंभों यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, निजी कारोबार को सीमित करना और विश्व बाजार से अलगाव को ध्वस्त कर दिया। भारत के बाजार को दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिया। नरसिम्हा राव ने अपने पिछले अनुभवों से सीख लिया था कि किसी नई चीज को करते हुए न तो बहुत उत्साह दिखाया जाए और न ही बढ़ चढ़कर उसका श्रेय लिया जाए। उन्होंने अपनी ही बनाई गई औद्योगिक नीति को सदन में पेश करने से इनकार कर दिया था। इन क्रांतिकारी कदमों की विपक्ष ने तो आलोचना की ही, उनकी पार्टी के भी सदस्य उनके समर्थन में सामने नहीं आए। रुपए के अवमूल्यन के एक दिन बाद यानी 4 जुलाई को पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भुगतान संतुलन के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण नाम से एक मसौदा पेश किया। कम्युनिस्ट नेता नंबूदरी पाद ने आईएमएफ से लिए गए ऋण की तुलना एक प्यासे व्यक्ति से की जो यह दलील देकर जहर का प्याला पी रहा है कि इसके अलावा वो किसी और चीज से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। राव ने कम्युनिस्टों को आश्वासन दिया कि उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से एक भी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी। इन सभी फैसलों का भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अगले ही साल यानी कि 1992 का मध्य आते आते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सामान्य हो गया था। राव की राजनीतिक समझबूझ के बिना, जिसमें उन्होंने परिवर्तन को निरंतरता का जामा पहनाया, जवाहरलाल नेहरू के समय के बाद किए गए सबसे बड़ी आर्थिक सुधारों के सफल होने का कोई सवाल ही नहीं था। मनमोहन सिंह कहा करते थे कि मंत्रिमंडल में हर कोई उनके खिलाफ हुआ करता था, लेकिन उनके पास हमेशा एक शख्स का बहुमत था, वो थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। जब उनको यूरो मनी ने 1994 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का पुरस्कार दिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि इसका श्रेय नरसिम्हा राव को दिया जाना चाहिए। नरसिम्हा राव की तुलना चीन के नेता डेंग जियापाओ पिंग से की जाती है। दोनों बुजुर्ग नेता थे
और दोनों के कैरियर में ढेर सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला इन दोनों ने चारों तरफ अपनी छाप छोड़ी। नरसिम्हा राव ने इसे किया जुलाई 1991 में और डेंग ने चाइना के लिए किया 1978 में और 1992 में। डेंग ने जहां माओ की कट्टरपंथी नीतियों को पूरी तरह से पलट दिया, राव ने भारत की आर्थिक नीति के सुधार की नई नींव खड़ी की, जिसकी कुछ सालों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सुधारों पर एक कंप्लीट लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप वहां जाकर विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।